en sjans spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en. तो अभी तक याद कीजिए हम लोगों ने क्या किया था कंपनी अकाउंट्स में। हम लोगों ने ये सीखा था कि कंपनी के पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है अगर फंड को लाने के लिए, तो वो कहाँ कहाँ से फंड ला सकती थी। फिर हम लोग बात किए थे कि जो शेयर्स इशू करी जाती है, तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, तो कंपनी का शेयर इशू करने का जो हम अकाउंटिंग एंट्री बोले हैं, जो हम सीखने वाले हैं, वो हम बाद में सीखने वाले हैं। पहले हम क्या सीखे थे कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका जो अलग अलग कॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस था, इनकॉर्पोरेशन का, प्रमोशन का कैसे कैसे था, वो सारा चीज़ हम लोग देखे थे। फिर हम ये देखे थे कि कंपनी कितने तरह की होती है, पर अब अलग अलग पढ़े थे। आप लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े होंगे कि 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फिर आप लोगों ने देखा कि कंपनी का कुछ फीचर्स होता था, ठीक है, जैसे कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता था, परपेचुअल सक्सेशन पढ़े थे, और मतलब मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप जो छोटा छोटा था, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारा चीज़ आप फीचर्स पढ़ लिए थे। आज जो हम सीखना चाहते हैं वो ये सीखना चाहते हैं कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो आखिर शेयर्स अब कितने तरह की होती है, यानी शेयर्स के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल था, डिवाइड था स्मॉलेस्ट यूनिट्स के रूप में, आखिर वो कितने तरह की होती है, आज उसको हम सीखना चाहते हैं। Welcome to Devraj Commerce Classes. One way solution for commerce classes. हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि आज हम लोग काइंड्स ऑफ शेयर देखना चाहते हैं कि कितने तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ शेयर, यानी जो शेयर्स, कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। तो सर जी डिफिनीशन किसका दिया हुआ है? डिफिनीशन प्रेफरेंस शेयर्स का दिया हुआ है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का नेगेटिव डिफिनीशन है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है। इसी को हम आज डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं कि एक शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि कंपनी का वो या तो प्रेफरेंस शेयर खरीदे या तो इक्विटी शेयर्स खरीद सकता है। थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि जो आपका जो डिविडेंड होगा, जो बोले थे कि जो शेयर होल्डर्स होता है, जो ऑनर होता है कंपनी का, उसको कंपनी जो लास्ट में जो प्रॉफिट्स देती है उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। तो इस केस में प्रेफरेंस शेयर के केस में ये फिक्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे 10% फिक्स है कि मिलना है, ठीक है। लेकिन इस केस में ये लास्ट में डिसाइड होगा बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग जिसको हम एजीएम का नाम बोले थे, एनुअल जनरल मीटिंग, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अगर प्रॉफिट्स अच्छा हुआ, बिजनेस अच्छा चला, लॉन्ग टर्म कोई प्लान अभी नहीं है, तो वो लोग डिविडेंड बांटने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिविडेंड बांट लेंगे और कुछ मान लीजिए अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट प्लान रहा तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, फिर उसको प्लान को करने के लिए उनको नया लोन लेना होगा। तो अगर किसी कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान है तो वो हो सकता है इस साल डिविडेंड ना बांटे, उसी पैसा से अपना नया बिजनेस स्टार्ट करे, नया जो भी यूनिट स्टार्ट करना है वो कर सकता है। तो कंपनी ये सब जब डिविडेंड बांटेगी, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़िएगा वहाँ आपको सिखाया जाएगी डिविडेंड बांटने से पहले कंपनी क्या क्या अपना जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है वो देखती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या देखने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर का फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इस केस में कोई फिक्स नहीं होता है, आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो डिफिनीशन किसका है? प्रेफरेंस शेयर का डिफिनीशन है, ठीक है। अदर देन प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी आप मार्केट से प्रेफरेंस शेयर भी खरीद सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा अलग अलग जो इसका स्टेप है, किसके पास क्या अधिक, मतलब डिफरेंस जब देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आपका और क्लैरिटी बढ़ेगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर के पास दो राइट्स हैं जो कि इक्विटी शेयर्स के पास इसके बाद है उसके पास भी, बट इसके बाद है। यानी इक्विटी शेयर्स को जो मिलने वाला है डिविडेंड, तो उसको बाद में मिलेगा, उससे पहले इक्विटी शेयर होल्डर वाले से पहले डिविडेंड का हकदार जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा। यानी जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाएगा, जो इक्विटी शेयर खरीदता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाएगा। यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और जो शेयर्स होता है उसको या इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है, ठीक है। होल्ड करने वाले को होल्डर बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को अगर डिविडेंड मिलना है, एजीएम में डिसाइड हुआ है कि इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड मिलना है, तो अब इनको डिविडेंड बाद में मिलेगा, क्योंकि इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, यानी इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड बाद में मिलेगा। अगर नहीं मिलने का हुआ तो नहीं मिलेगा, अगर इनको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है इनको भी नहीं मिले, या इनमें आगे देखें कि हो सकता है मिलेगा, फिक्स है, मिलना ही मिलना है, ठीक है। बट अभी क्या सीख रहे हैं, प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने का है तो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। दूसरा क्या है, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। क्या समझे सर? समझ में ये आ रहा है
कि जब कंपनी बंद होगी, मतलब बिजनेस जब क्लोज करते हैं तो पैसा लौटाया जाता है सबसे पहले आउटसाइडर को, ठीक है। आउटसाइडर वगैरह को लौटाने के बाद सर उसके बाद पैसा पहले किसको लौटाया जाए? इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ खड़ा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खड़ा है, पहले किसके हाथ में पैसा डालें? सबसे लास्ट में पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में, क्योंकि प्रेफरेंस राइट लेके कौन बैठा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी जब कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा तो सबसे पहले पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को किया जाएगा। ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स के साथ में जो है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाएगा, और जिस शेयर पे राइट नहीं है उस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स बोला जाता है। कुल मिला के इतना ही है, ठीक है। देखिए नेगेटिव डिफिनेशन क्या है इसका, इक्विटी शेयर्स का, इट इज दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, यानी जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। स्टेटिंग डिफरेंटली, शेयर्स विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, यानी प्रेफरेंशियल राइट्स जो ये दो परे हैं, डिविडेंड मिलने का और कैपिटल मिलने का, राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स, यानी ज़्यादा करके प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं होता है, ज़्यादा करके इक्विटी शेयर्स ही इशू किया जाता है, ठीक है। एंड कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवार्ड्स, जो कि यहाँ देखिए यहाँ फिक्स हो जाता है कि इनको 10% मिलने का है, उससे ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आने के लिए आसमान है, ठीक है, यानी बहुत सारा जितना डिविडेंड कोई फिक्स नहीं है। बट सर जब बोल रहे हैं आप मैक्सिमम रिवार्ड है, तो जहाँ रिवार्ड होती है वहाँ तो रिस्क होता ही है ना। जी बिल्कुल रिस्क है। अगर 10 लाख रुपया हम लगाए हैं कंपनी में, तो मेरा 10 का 10 लाख पूरा जीरो में कन्वर्ट हो सकता है। अगर कंपनी लगातार लॉस में जा रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सुधर नहीं रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हम पढ़े भी थे कंपनी के फीचर्स में कि शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, वो ये है, यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा 10 लाख रुपया डूब सकता है, उससे ज़्यादा पैसा डूबने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर का कितना टाइप होता है, ठीक है। अभी हम डिफरेंस किए हैं इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर में। अब हम देखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने केवल ये देखा अभी कि जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो दो टाइप का शेयर इशू कर सकता है, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर्स। तो हम दोनों का डिफिनेशन सीख लिए हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होता है उसके पास दो राइट्स होता है। एक तो पहला राइट्स देखें कि जो डिविडेंड दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर्स को अगर मिलने का होगा तो उससे पहले पेमेंट हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को करेंगे। और दूसरा क्या देखें, दूसरा ये देखिए कि जब कंपनी वाइंडिंग कब होगा, यानी जब कंपनी बंद किया जाएगा उस केस में जो कैपिटल का पेमेंट या कैपिटल का जो रीपेमेंट होगा उस लाइन में जो खड़ा होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कौन खड़ा होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बस ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करता है अदर। और इक्विटी शेयर्स का डिफिनेशन दिया हुआ है कि ना, नेगेटिव डिफिनेशन है, यानी अदर देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम इक्विटी शेयर्स होल्डर या इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। फिर हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि प्रेफरेंस शेयर का अलग अलग टाइप होता है, उसको हम यहाँ देखना चाहते हैं और यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का चैप्टर क्लोज कर देंगे हम, क्योंकि आने वाले क्लास में प्रेफरेंस शेयर की जगह हमेशा इक्विटी शेयर्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है सब में प्रेफरेंस शेयर होगा तो मना थोड़ी कर देगा, क्योंकि देखिए शेयर कैपिटल में दोनों आने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी रहेगा और उसके नीचे में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी डिटेल हमको डालना होगा। जो बैलेंस शीट्स बनाया जाएगा या जो जर्नल एंट्री हम करेंगे वो शेयर्स कैपिटल के बगल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, बस। यानी जो भी यूज करने के लिए हमको बोला जाएगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। बस हम कभी डिफिनेशन देखना चाहते थे कि प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में क्या कोई डिफरेंस है। जी डिफरेंस है। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या लिखा हुआ है, क्लासेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप का होता है, इसको अलग अलग रेफरेंस पे बांटा गया है। जैसे आप देखिए पहला क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, ठीक है, विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट्स, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, विथ रेफरेंस टू रिडम्पशन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इससे पहले हम यहाँ बगल में क्या लिखे हुए हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग जानने का जरूरत नहीं, बस ऐसे ही हम नाम के लिए लिखे हुए हैं। जैसे पहला जो लिखा हुआ है EBIT, इसका मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा तो आप गौर कीजिए कि नेट प्रॉफिट से पहले आप इंटरेस्ट का, टैक्स का, जो भी चीज़ दिखाना होता है आप वहाँ दिखाते हैं। बट जब टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट वे में चलेगा, ठीक है। यानी वहाँ से इंटरेस्ट का कंपोनेंट्स और टैक्स का कंपोनेंट्स हटा के अर्निंग्स को हम अलग दिखाना चाहते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स जो कंपनी का निवेशक है वो ये जानना चाहता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट के चलते कितने तेज़ी से या कितना धीरे से वो फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब अगर कंपनी का हाई लोन होगा इसका मतलब इंटरेस्ट हम ज़्यादा दिए होंगे, तो उस केस में प्रॉफिट पे इम्पैक्ट केवल इंटरेस्ट के चलते कितने से पड़ रहा है, इसलिए अलग से हम जानना चाहते हैं उसको एक वर्किंग नोट के जरिए, समझ गया।
तो इसमें से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब आप इंटरेस्ट को माइनस कीजिएगा तो ये जो निकल के आएगा ये होगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स इंटरेस्ट के बाद और टैक्स से पहले का प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। टैक्स का पेमेंट करने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट बचा है इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, लॉस हो गया तो लॉस हो जाएगा तो फिर ये सब आगे कुछ होगा ही नहीं। लॉस वाली कंपनी से भारत सरकार टैक्स नहीं लेती है। ठीक है, चलिए, यानी ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सबको हम दे दिए। क्रेडिटर्स को पैसा दिया जा चुका है, क्रेडिटर्स को पैसा दिया जा चुका है, रेंट को, मतलब जितना भी मेरा एक्सपेंसेस था वो सारा हम कर किए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिविडेंड, याद कीजिए, ऑनर लोग पैसा तभी डिविडेंड के रूप में लेता है जब हम सब चीज़ जिसको जिसको जो भी चाहिए हम पेमेंट कर दिए हुए। ठीक है, नहीं तो बोलेगा मालिक लोग की पैसा ले रहा है और सप्लायर्स बोल रहा है हम लोग को पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो उसको पहले पेमेंट करके हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो ये निकल के आया है पैट में, उसमें हम क्या माइनस किए हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जस्ट सीखे हैं कि जो डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर वाले से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड लेस करेंगे तो ये जो निकल के आएगा इस चीज़ को बोलता है पाफेस। पाफेस का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी ये इक्विटी शेयर्स अब इसमें से अपना डिविडेंड बांटने के लिए तैयार है। अब यहाँ से लेस कर दीजिएगा डिविडेंड इक्विटी शेयर्स, तो बाकी प्रॉफिट्स उसको रिटेन कर लेगा, यानी बिजनेस अपने ऑब्जर्व कर लेगा उस चीज़ को। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितना कमाए हैं सब ले जाएंगे डिविडेंड के रूप में ना, तो बिजनेस ग्रोथ कैसे करेगा, तो जितना आप कमाइएगा उसमें कुछ पोर्शन को हम रिटेन करते हैं बिजनेस के अंदर और कुछ पोर्शन को पे आउट करते हैं डिविडेंड के नाम से। यानी शेयर कैपिटल के केस में या कंपनी के केस में ऑनर लोग जो प्रॉफिट ले जाता है वो प्रॉफिट्स के नाम से नहीं ले जाता है, डिविडेंड के नाम से ले जाता है। तो इसको डिविडेंड पे आउट बोल सकते हैं, डिविडेंड रिटेंशन बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, बट आपको बिजनेस से आपको सारा प्रॉफिट्स लेके नहीं जाना चाहिए था। ये था एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यही देखिए, ये जो है प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ देखिए ये प्रेफरेंशियल राइट्स है कि नहीं इसके पास, जी बिल्कुल है। तो आइए प्रेफरेंस शेयर्स का क्या क्या होता है, देखिए, पहला विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, एक है क्यूमुलेटिव्स, एक है नॉन क्यूमुलेटिव्स। वर्ड से ही पता चल रहा है क्यूमुलेटिव का मतलब टोटलिटी, यानी टोटल होते जाता है। मतलब क्लियर नहीं हुआ, क्लियर करो सर जी, हम कह रुको, ये देखो, जैसे ये है 2017 और 2018, 1 लाख रुपया मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जिसपे रेट है 10% डिविडेंड का, फिक्स है। ठीक है, अब 17-18 में प्रॉफिट्स तो हुआ नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को 10% डिविडेंड यानी 10,000 रुपया तो देना ही है। हम कहें हाँ, लेकिन दिए नहीं ना। फिर 17-18 में के बाद आ जाएगा 18-19, यहाँ भी हम इनको 10,000 नहीं दिए। 2019-20 चल रहा है, अब 19-20 में प्रॉफिट्स हुआ है कंपनी को, तो 19-20 का तो 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो आपको हक है कि आप पिछला भी 2 साल का मांगो, 17-18 का ही मांगो, 18-19 का भी मांगो। इसका मतलब आपको 19-20 में कंपनी जो डिविडेंड देगी वो 30,000 का देगी, क्योंकि आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव है। और क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी आपको इस साल पर्टिकुलर ईयर में अगर डिविडेंड आपको नहीं प्रोवाइड करवाई है तो आने वाले सालों में आपको इसका बेनिफिट, यानी आपको लाभांश दिया जाएगा, आपको डिविडेंड दिया जाएगा। बट ठीक उल्टा अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, ये देखिए सारा टर्म एंड कंडीशन आपको स्टार्टिंग में ही पता होता है कि मेरे पास जो शेयर है उसका राइट्स क्या है, वो किस टाइप का शेयर है, इसलिए वो खरीदने से पहले ही आपको पता कर लेना चाहिए कि मेरा शेयर किस टाइप का है। ठीक है, नंबर 1। सर जी अगर नॉन क्यूमुलेटिव रहता है तो भूल जाइए 17-18 का आपको कोई 10,000 रुपया नहीं मिलने जा रहा है, भूल जाइए 18-19 का आपको कोई 10,000 मिलने जा रहा है। बस यही फ़र्क है क्यूमुलेटिव में और नॉन क्यूमुलेटिव में। 19-20 में अगर प्रॉफिट्स हुआ है तो बस आपको खाली 10,000 रुपया मिलेगा। तो ये मत समझिएगा फिक्स है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट्स होगा। जब पहले हम क्या सीखे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को डिविडेंड मिलना होगा, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को डिविडेंड मिलेगा। हम ये चीज़ सीखे हैं। अगर इक्विटी को ही डिविडेंड नहीं मिला है तो ये तय नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर वाले को भी डिविडेंड दिया जाएगा। क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको कि ऑन द विथ रेफरेंस टू डिविडेंड में क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा देखिए, विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि ये जो हम दे दिए, ये देखिए टैक्स दे दिए, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए, इक्विटी शेयर्स होल्डर वाले को डिविडेंड दे दिए, इसके बाद भी जो बच जाता है इसको बोलते हैं सरप्लस प्रॉफिट्स। अगर कंपनी इसको रिटेन करना चाहे तो रिटेन करे, बट अगर कंपनी इसको यानी डिविडेंड देने के बाद दोनों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
को देने के बाद जो बचता है उसका हम बात कर रहे हैं, सरप्लस प्रॉफिट्स हम उसका बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसको अगर आप रिटेन कर लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब इसको भी अगर बांटना है तो अगर आपके पास वैसा प्रेफरेंस शेयर है जिसके पास पार्टिसिपेटिंग पावर है इस प्रॉफिट्स में, सरप्लस प्रॉफिट्स में है, तो आपको फिर यहाँ से भी कुछ पैसा मिलेगा, समझ गए। लेकिन अगर आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो आपको सरप्लस प्रॉफिट्स की तरफ देखने का जरूरत नहीं है, अपना चुपचाप से वो प्रेफरेंस डिविडेंड लीजिए और जाइए किसी मॉल में घूमिए। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्या है, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबली, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब समझ में आया है। देखिए कन्वर्जन मतलब क्या होता है, कभी कभी हम इंटरेस्टेड होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स में, बट कंपनी हमको अभी इक्विटी शेयर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। वो बोल रहा है कि देखो भाई मेरे पास इक्विटी शेयर तो है नहीं, अभी प्रीफरेंस शेयर फिलहाल रखा हुआ है 10% के दर वाला। हमको तो सर प्रीफरेंस शेयर नहीं चाहिए, हमको तो इक्विटी शेयर चाहिए, हमको 10%, हमको मैक्सिमम रिवार्ड चाहिए, हमको मतलब रिवार्ड ज़्यादा चाहिए। यहाँ तो आपका फिक्स है ना, प्रीफरेंस शेयर पे तो फिक्स है 10%, हमको तो 10% ही मिलेगा डिविडेंड। हम क्या रुको वेट करो, 2 साल बाद आपका ये प्रीफरेंस शेयर्स हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर्स के रूप में। मौज बाहर हो गया ना, आज नहीं मिला लेकिन 2 साल बाद हमको उस कंपनी का इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, उसे वही चीज़ हम बोल रहे हैं। अगर उसमें उस प्रीफरेंस शेयर में वो पावर है कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर, यानी वो बदल सकता है इक्विटी शेयर्स में, उसको कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर बोलेंगे। और जो प्रीफरेंस शेयर है और प्रीफरेंस शेयर ही रह जाएगा उसको बोला जाएगा नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या विथ रेफरेंस टू डिविडेंड में क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। कन्वर्जन में कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर। लास्ट जो है वो है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो आपके सिलेबस में है कि बाहर हो गया है सर, यानी जो हम पैसा डिवेंचर के थ्रू इशू किए थे, जब उसको लौटाया जाता है पैसा, उस प्रोसेस को हम रिडम्पशन बोलते हैं। जब कंपनी शेयर इशू की थी और जब वो मार्केट से खुद शेयर वापस बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसको बाई बैक बोला जाता है, ठीक है। जब आप प्रीफरेंस शेयर खरीदे थे और आप किसी को मतलब कंपनी आपको पैसा लौटाएगी, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिडम्पशन। तो सर किस टाइप का रिडम्पशन है? 2 टाइप का रिडम्पशन होता है। एक तो समझ में आ गया, आप परचेज करते हैं, उस केस में आपके यहाँ से पैसा कंपनी के पास पहुँचता है। रिडम्पशन के केस में कंपनी के पास से पैसा आपके पास पहुंचेगा और शेयर्स कंपनी के पास वापस चला जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर में इस कॉन्सेप्ट को बाईबैक बोला जाता है और डिवेंचर और प्रीफरेंस शेयर में इस टर्म को रिडम्पशन बोला जाता है, ठीक है। रिडम्पशन मतलब वही भुगतान समझिए, वापसी। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर का मतलब है कि आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कंपनी रीपेमेंट करेगी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 20 साल तक नहीं कर सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा आपका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, यानी 20 साल के अंदर में प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वाले का जो हम 1 लाख रुपया, यानी कंपनी जो 1 लाख रुपया ली है, इसको हर हालत में वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्वर्टेबल, ये कौन सा प्रीफरेंस शेयर है, ये रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है, यानी इसको वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक उल्टा देखिए क्या लिखा हुआ है, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, यानी कंपनी को पेमेंट करने का, रीपेमेंट करने का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कभी वापस नहीं करेंगे। क्या सर जी? हम करेंगे जब हम बंद होंगे, यानी जब कंपनी बंद होती है, कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है, बस उसी सिचुएशन में इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। रिडीमेबल का 20 साल के अंदर में कर देना होगा, 20 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। बट इरिडीमेबल केस में जब कंपनी वाइंड अप होगी, यानी बंद होगी कंपनी, उस केस में प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने ये देखा कि प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या अंतर था। शेयर कैपिटल में दोनों आएगा, हम फिर से बता दें, जब बैलेंस शीट्स बनाएंगे और जर्नल एंट्री होगा तो बस शेयर कैपिटल जो लिखेंगे उसके पहले इक्विटी और उसके पहले प्रीफरेंस लग जाएगा। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर देख लेते हैं फट से। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होगा उसके पास वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्टेड होगा, वो हर जगह वोट नहीं कर सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स है, वो कहीं भी वोटिंग कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन का हक होगा वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होगा। ये सीखे हैं। एक डिफरेंस सीखे हैं कि डिविडेंड मिलेगा वो प्रीफरेंस शेयर को पहले मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलेगा, ठीक है। और क्या देखे थे कि जब बंद होगा कंपनी, जब वाइंडिंग होगा, तो उस केस में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो होगा वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर वाले को किया जाएगा, ठीक है। परसेंटेज प्रीफरेंस शेयर में फिक्स रहता है
और इसमें आपका इक्विटी शेयर्स में वो एजीएम में यानी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, अपने मतलब उसको देख के, प्रॉफिट्स को देख के डिसाइड किया जाएगा कि हम लोग को इस बार डिविडेंड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग कुछ थोड़ा बहुत बात सीखे हैं, और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो थोड़ा और इस कॉन्सेप्ट में आगे की तरफ चलेंगे। इसका मतलब थोड़ा सा अब हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ धीरे धीरे अब हम लोग घुसने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कल कुछ और टर्मिनोलॉजी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।